गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 1984 में पंजाब में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और उसके पहले जो खालिस्तान मूवमेंट चला था वो क्या है, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इसका जो भूमिका है, इसका जो स्टार्ट होने का शुरुआत है वो कब हुआ, कहाँ से हुआ। तो 1977 में इलेक्शन हुए थे पंजाब में और उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई थी। अकाली दल का जीत हुआ था और ये इमरजेंसी के बाद का पीरियड है। और उसमें हुआ क्या कि कांग्रेस चूँकि उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और वो इस तरह से चुनाव हार गया, तो इंदिरा गांधी को था कि पंजाब में अपना सरकार बनाना है, पंजाब में उनका सीएम होना चाहिए। तो उसको लेकर के उन्होंने क्या किया कि ज्ञानी जैल सिंह से, जो कि तब के राष्ट्रपति थे भारत के, उनसे सलाह किया और उन्होंने सुझाव दिया जर्नैल सिंह भिंडरावाले का, जो कि दमदमी तख्सल के एक रिलीजियस स्कॉलर थे। सिक्खी के बारे में उनको काफ़ी पता था और दमदमी तख्सल जो कि एक सिक्खी के 5 तख्तों में से एक तख्त है, वहाँ पे वो एक रिलीजियस हेड थे। अब इसके बाद का सीन ये होता है दोस्तों कि ये कांटेक्ट करते हैं भिंडरावाले से कांग्रेस वाले और काफ़ी जगह भिंडरावाले वोट भी मांगते हैं कांग्रेस के लिए। और ये चीज़ ऑन कैमरा भिंडरावाले और कांग्रेस पार्टी डिनाई करते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, एक दूसरे के साथ उनका संपर्क नहीं था। मगर काफ़ी ऐसे पोस्टर्स अवेलेबल थे उस वक्त भी और काफ़ी लोग वहाँ पे भाषण वगैरह भी सुनते थे कि जहाँ पे भिंडरावाले ने खुल के कांग्रेस के लिए वोट मांगा था। अब भिंडरावाले चूँकि एक रिलीजियस पर्सन थे, उनकी जो पर्सनालिटी थी वो एक रिलीजियस थी, सिक्खी के काफ़ी अच्छे जानकार थे, तो उनका जो सिख कौम में पकड़ है बहुत ही अच्छा था। तो जब वो प्रचार करते हैं तो कांग्रेस को उसका मिलता है रिजल्ट, कांग्रेस की जीत होती है। और इसके पहले अकाली दल और भिंडरावाले में एक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को लेकर के। दोनों चाहते थे कि जो पंजाब का जो स्टेटस है वो और राज्यों से थोड़ा ऊपर हो, उसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए और जो मुद्दे हैं SYL, सतलुज यमुना लिंक और पंजाब के साथ जो उनको लगता था कि जो पंजाब के साथ भेदभाव हो रहा है, कि पंजाब को कम तवज्जो मिल रही है, वो सब जो है प्रॉब्लम जो है वो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में उन्होंने किया था, उसका मांग किया था। तो शुरू में तो इंदिरा गांधी ने डिनाई कर दिया था, लेकिन बाद में वो उसको मानने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन तब तक खालिस्तान मूवमेंट जोर पकड़ चुका था। तो एक्चुअली हुआ ये है कि पंजाब जो है काफ़ी बड़ा सूबा था और ये महाराजा रंजीत सिंह जब उनके टाइम में सिख एम्पायर, खालिस्तान जिसको अभी वो लोग बोल के संबोधित कर रहे थे, वो कभी खालसा एम्पायर हुआ करता था। और जो ये खालिस्तान का मांग कर रहे हैं पूरा पंजाब सूबा का राज्य, ये उसी सीमा को लेकर के बात करते थे भिंडरावाले। तो ये जो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे जो पंजाब का बॉर्डर था वो अफ़गानिस्तान तक जाता था। उस समय काफ़ी प्रभाव था महाराजा रंजीत सिंह का, वो काफ़ी युद्ध में कौशल और एक कुशल जो राजा थे वो उस टाइप के थे और काफ़ी अच्छा और काफ़ी उनका जो है लिबरल टाइप का उनका व्यू था। और जैसा कि सिक्खी में है कि सभी धर्म एक ओमकार का वहाँ पे मानना है, तो वो भी सभी धर्मों को बराबर मान के काम करते थे और उनका जो है रूल का तरीका सभी को बहुत अच्छा लगता था और काफ़ी अच्छे से उन्होंने शासन किया। पर बाद में जब अंग्रेज आए तो पंजाब का विभाजन होते गया और बाद में जो हिमाचल प्रदेश हरियाणा है ये बने, ये भी कभी पंजाब का पार्ट हुआ करते थे, ये भी बाद में बने। और सबसे बड़ा पंजाब को नुकसान हुआ 1947 का डिवीज़न में, जब पंजाब के टुकड़े हो गए और काफ़ी छोटा सा टुकड़ा मिला भारत को और बाकी जो बड़ा टुकड़ा है वो चला गया पाकिस्तान में। तो शुरू से जो पंजाब सूबा के लोग हैं उनमें ये, उनके दिलों में ये बात थी कि पंजाब के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जो पंजाब का पानी है, जो पंजाब के डैम का पानी है, चाहे वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था अदर स्टेट में भी, जिसको लेकर के पंजाबियों में काफ़ी नाराज़गी थी। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक मांग था आनंदपुर साहिब का, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन करके उसमें एक मांग था, तो जिसके लिए अकाली दल और भिंडरावाले साथ थे, लेकिन बाद में ये अलग अलग हो गए। भिंडरावाले जो है वो अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया और अकाली दल अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। अकाली दल का कहना था कि हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, पर जो हमारी मांग है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में वो उसको आप पूरा कर दो, ये उनका मांग था। फिर ये जो मूवमेंट है
खालिस्तान मूवमेंट, ये भिंडरा वाले इसको शुरू करते हैं। ये बोलते हैं नहीं नहीं, हमें अपना एक अलग ही देश दे दो, खालसा का लैंड, चूँकि खालिस्तान का मतलब ही होता है खालसा का लैंड, लैंड ऑफ प्योर। तो उसको लेकर के उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दिया और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा मिलिटेंट हो गया, जिसमें किलिंग्स होने लगा, वायलेंस होने लगा, बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया। और 1984 में क्या होता है कि आपका जो हमारा गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 2 गुरुद्वारा हैं, एक है दरबार साहिब और एक है अकाल तख्त। तो वो भिंडरा वाले क्या किए कि अकाल तख्त पे अपना डेरा जमा लिया और उनके साथ इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे साबिक सिंह, जिनको काफ़ी आइडिया था, वॉर टैक्टिक्स था, वो भी मिले हुए थे। और इन्होंने क्या किया कि इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया, सारे मिलिटेंट को इस तरह से प्लेस किया, इस तरह से छावनी बनाई, इस तरह से उन्होंने वहाँ पे बैरिकेडिंग की कि काफ़ी प्लान्ड तरीके से उन्होंने वहाँ पे बैरिकेडिंग करके एक किला नुमा अकाल तख्त को कर दिया। और A.S. अटवाल जो समय DIG थे, उनकी हत्या कर दी गई। गोल्डन टेम्पल के जो सीढ़ी है उसमें उनका लाश पड़ा हुआ था, कोई उठाया नहीं आया, इतना खौफ था। उस समय हुआ ये कि कांग्रेस की जो सरकार थी, दरबारा सिंह की सरकार, और ये भिंडरावाले की सरकार, दोनों पैरेलल चल रही थी। वो दरबारा सिंह की जो सरकार है वो सिर्फ नाम की सरकार रह गई थी, सरकार चला रहे थे भिंडरावाले, और उनका खौफ इस कदर था कि कोई उनके अगेंस्ट जाने का हिम्मत ही नहीं कर रहा था। तो 1984 में हुआ क्या कि इंदिरा गांधी ने एलिमिनेट करने के लिए भिंडरावाले को और उनके समर्थकों को एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसका डेट ऐसे 3 से 8 जून माना जाता है, 3 से 8 जून 1984, मगर ये 6 जून को इसमें बहुत मेजर एक्शन लिया गया था। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्होंने लॉन्च किया। इसके पहले जो जितने भी पत्रकार थे उनको हटा दिया गया अमृतसर से और इसका तैयारी कर लिया गया, आर्मी को भेज दिया गया। और जैसे ही आर्मी इंटर करती है कॉम्प्लेक्स में, गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, उनके ऊपर बहुत ज़ोरदार हमला होता है। वो इसके लिए रेडी नहीं थे, उनको लगा था कि रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस का वो उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि दे वेर वेरी ट्रेंड बाय द सावेक सिंह। उनको सावेक सिंह काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देकर तैयार करके मोर्चा संभाल करके पूरा उनको रेडी कर दिया था, और काफ़ी ज़्यादा वो जो है वो कैजुअलिटी कर रहे थे इंडियन आर्मी का। तो फिर बाद में जो बरार हैं, जो लीड कर रहे थे इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को, उन्होंने क्या किया कि टैंक उतार दिया, और जो टैंक है वो परिक्रमा पथ में जो दरबार साहिब के चारों ओर है वहाँ पे टैंक चलने लगा, और टैंक जो है वो टैंक जा करके अकाल तख्त पे फायर कर दिया। अकाल तख्त इस पे जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। भिंडरा वाले तो उसमें मारे गए इस ऑपरेशन में, और उनके काफ़ी समर्थक भी मारे गए। लेकिन इस सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो अकाल तख्त का हुआ। अकाल तख्त पूरी तरह से टूट गया। सिखों की जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आहत हुई। अब इसका परिणाम ये हुआ कि 30 अक्टूबर को जो 2 बॉडीगार्ड थे, जो 2 सिख बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने असैसिनेट कर दिया इंदिरा गांधी को, उन्होंने मार दिया। अब इसको लेकर के क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर काफ़ी गुस्सा था इसको लेकर के, और जो कांग्रेस लीडर थे, राजीव गांधी हो, संजय गांधी हो, उन्होंने बिल्कुल एक तरह से कहिए कि बदला ही ले लिया सिखों से। उनको सबक सिखाने का एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जो कि एंटी सिख राइट था 1984 का। 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए, जिसमें हुआ ये कि जो है टारगेट किया गया सिखों को, दिल्ली में, बोकारो में, कानपुर में और भी कई जगहों में भारत के, जहाँ पे इनको टारगेट किया गया सिखों को। और इनको टारगेट करने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी। पाउडर्स बांटे गए थे, आयरन रॉड बांटे गए थे, और भी जो बच्चों के स्कूल रजिस्टर होते हैं उनसे निकाला गया था कि सरदार कौन कौन है इसमें। राशन कार्ड का जो लिस्ट रहता है उससे निकाला गया था, वोटर ID से निकाला गया था कि सरदार कहाँ कहाँ पर रहते हैं। उनको आइडेंटिफाई करके मारा गया। पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आप कुछ नहीं करिएगा। पुलिस ने कुछ किया भी नहीं। गुरुद्वारों को आग लगा दिया गया। जहाँ पे सिखों के पास हथियार नहीं थे वहाँ पे उनको मार दिया गया। जहाँ पे हथियार थे वहाँ पे सिखों ने रेजिस्टेंस दिया, और लेकिन जहाँ पे हथियार नहीं थे वहाँ पे उनको मार दिया गया। मॉब को पूरी तरह से छूट मिला हुआ था कि आपको जो करना है कर दो, आपको पूरी तरह से छूट है। और जब जैल सिंह ये सब देख रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश किया, तो उन्होंने बात किया कि आर्मी आप क्यों नहीं डिप्लॉय कर रहे हो। तो आर्मी को फिर भी डिप्लॉय नहीं किया गया, एक राष्ट्रपति की अपील पर भी। और जो किलिंग्स है ये चल रहे थे खुलेआम इंडिया में, और ये पूरी तरह से एक गवर्नमेंट बैक्ड एक कह सकते हैं कि वायलेंस था, जिसके पीछे गवर्नमेंट थी, जिसका मोटो था कि सबक सिखाना सिखों को कि देखो हमसे उलझोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इसके बाद एक बयान भी आता है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है राजीव गांधी का, कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। ये कह के उन्होंने इसको जस्टिफाई कर दिया कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलेगी। और इस तरह से किलिंग्स हो रहे थे, पर
ये किलिंग्स रुके कुछ समय बाद। और इसके बाद जो कि हालत थी कि काफ़ी दिल्ली में तो हालत बहुत बेकार हो गई थी, क्योंकि एक कॉलोनी का नाम ही पड़ गया था वीडियो कॉलोनी। वहाँ पे इतनी ज़्यादा किलिंग्स हुए कि और वहाँ के मेल्स बचे ही नहीं, मार दिए गए सबको। और बच्चों को भी इसमें नहीं छोड़ा गया, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, सबके ऊपर वायलेंस हुआ, सबको को उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके रेप्स वगैरह भी हुए। उनको बहुत ज़्यादा किसी को जला दिया जा रहा था, टायर डाल के गला के बीच में ऐसा टायर डाल के वो जला देते थे, या पाउडर फेंक के जला देते थे। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुए और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कभी कोई इसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैक थी ये सारा का सारा चीज़। तो सबूत नहीं मिले, इसमें गिरफ्तारी ज़्यादा नहीं हुई, इसमें कोई आप देखेंगे ठोस एक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट सपोर्टेड था। और इस तरह से एक गवर्नमेंट जो कि नाराज़ थी एक कौम से, तो इस तरह से उन्होंने बदला लिया और इस तरह से सिखों को टारगेट करके मारा गया। तो 1984 में ये सब कुछ हुआ। और जो मुद्दे हैं SYL, सतलुज यमुना लिंक और खालिस्तान, ये मुद्दे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि अभी भी पंजाब के लोगों के मन में और दिलों में हैं, और इसको लेकर के कोई भी निकलता है जैसे अमृतपाल या कोई भी, तो बहुत जल्दी वायरल होने लगता है, बहुत जल्दी वो एक तरह से कहीं कि मासेस के बीच में आ जाता है, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं जो कि जिसका जो टीस बोलेंगे या पेन बोलेंगे अभी भी लोगों के मन में है। क्योंकि ये ऐसे मुद्दे को अगर कोई आगे लेके जाता है या इसके बारे में बात करता है तो काफ़ी बहादुर प्रतीत होता है कि ये तो हमारे कौम के लिए है, या फिर ये हमारे कौम के लिए आगे का बात कर रहा है। पर ये देखने वाली बात है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इनको बैठ करके इनको पूरी तरह से समझ करके पॉलिटिकली इनको सॉल्व करना होगा। इसका प्रॉब्लम जो है, इसका सॉल्यूशन यही है कि बिना वॉयलेंस के, बिना किसी को मारे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बैठ करके पॉलिटिकली इसका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम्स है SYL के, या फिर जो ये मूवमेंट आ रहा है खालिस्तान मूवमेंट, ये इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, इसको समझ के अच्छे से इस इशू को सॉल्व करना होगा। वरना ये सब जैसे कोई भी आकर के इन सेंसिटिव मुद्दों को छेड़ेगा और इनका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि इस पर वोट बैंक की राजनीति भी की जा सकती है और ये सब सेंसिटिव मुद्दे हैं। और पंजाब जो है वो इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत ही बड़ा राज्य हुआ करता था। अभी भी जो पंजाब अब देखें, छोटा राज्य होने के बावजूद, जिसकी सीमाएं क्षेत्रफल छोटा हो गया, लेकिन फिर भी कहीं से पीछे नहीं है, हर चीज़ में आगे है, क्योंकि वहाँ के लोग मेहनती हैं, पंजाब के लोग अच्छे हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि क्या उनके लिए भला है, क्या उनके लिए बुरा है। तो ये सब जो पॉलिटिकली बैक्ड चीज़ें हैं, इनसे उनको भी बच के रहना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या इनका मंशा क्या है। कहीं ये उनका फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, कहीं ये उनके लिए वोट बैंक का राजनीति तो नहीं है। आपको इस सब चीज़ों को समझना होगा और उसके बाद ही जो है वो सब कुछ जो है वो डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें इन सब चीज़ों में फंसती है भोली भाली जनता। इसमें जब 1984 में ये सब हो रहा था तो हिंदुओं को भी टारगेट कर दिया गया था, बस से उतार के 6 हिंदुओं को मार दिया गया जिनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया, उनको भी मार दिया गया। फिर उसके बाद जब राइट्स होने लगे तो सिखों को उसमें किया गया, उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया था, पर उनको भी किलिंग्स कर दिया गया। तो ये सब चीज़ में, पॉलिटिकल चीज़ों में आम जनता पिस जाती है और इसका फ़ायदा उठाते हैं राजनेता। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा कि ये जो पॉलिटिकली चीज़ हैं, ये सब चीज़ों को कैसे बिना वॉयलेंस किए, बिना एक दूसरे से झगड़ा किए, कैसे इन सब चीज़ों को सॉल्व किया जाए। और हमारे देश में यही है कि जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ों को, इनको सॉल्व करने के बजाय लोग और बढ़ावा देने लगते हैं कि ये तो इन्होंने ऐसा किया, इनके साथ ये ऐसा किया, ये ऐसे हैं ये। और यहाँ तक कि जो एंटी सिख राइट हुए थे उसको बहुत लोग हिंदू सिख करके संबोधित करने लगे अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए। मैं ये बता दूं कि यूट्यूब में भरे पड़े हैं ऐसे इंटरव्यू जहाँ पे खुद सरदार ने बताया है कि हिंदुओं ने आगे जा करके बोला कि आप प्लीज़ उधर मत जाओ, उधर किलिंग्स हो रहे हैं, सरदारों को मार रहे हैं, वहाँ मत जाओ, आप वापस चले जाओ, इधर नहीं जाओ, इधर आपके लिए सेफ नहीं है। बहुत सारे हिंदुओं ने, बहुत सारे मुसलमानों ने भी सरदारों को बचाया जब राइट्स हो रहे थे, ये हो रहे थे। तो लोग तो आपस में मिल के ही रहते हैं, बट ये जो राजनेता है, ये जो पॉलिटिकल माइंडसेट वाले लोग हैं, ये डिवाइड करने में लगे हुए रहते हैं कि कैसे इनको लड़ाना है और अलग अलग टर्म दे करके इसको यूज़ करते हैं। खालिस्तान मूवमेंट जो है उसको भुनाने का बहुत कोशिश किया गया था अभी हाल फिलहाल में अमृतपाल द्वारा, और उसने किया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बना करके थाना पर हमला कर रहे हैं और अपने ही जो सामने भी है वो सिख ही हैं, वो भी सिख कम्युनिटी के ही हैं, उनको घायल कर दे रहे हैं। तो इस तरह से और जो उसका साथ दे रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो सामने लड़ रहा है वो भी उनका भाई ही है,
वो उनका कोई दुश्मन नहीं, उन्हीं का कौम का है। तो आप कुछ लोगों के बातों में आकर के अपने ही लोगों से लड़ पड़ते हैं, उनको मारने लगते हैं। इन सब चीज़ों से हमें बच के रहना है। हमारा देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन पे आप बिलीफ रखिए, उस पर विश्वास रखिए। और अगर कुछ ऐसा मांग है, ऐसा कुछ मुद्दा है, तो उसके लिए बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। पॉलिटिकल डिबेट होती है, पॉलिटिकल मांग होती है, उसके लिए आप मांग कर सकते हैं। सब कुछ है, उसके लिए एक प्रॉपर तरीका है, लीगल तरीका, उसको अख्तियार कीजिए। वायलेंस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। वायलेंस का रास्ता चुनना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, तो वायलेंस से हमें बच कर रहना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट से पूछें। तब तक के लिए बाय बाय।